जय सनातन, जय भारत। चलिए आज एक और ख़ास मुद्दे पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। एक और विवाद इस वक्त देश में बड़े ज़ोरों से पनप रहा है और विवाद ये है कि कर्नाटक एक स्टेट भारत का जो हिंदी भाषी भी नहीं है, लेकिन जो विवादों की गर्मी है वो आजकल बड़ी तेज़ी से पूरे देश के अंदर फैलती है, क्योंकि इंटरनेट का माध्यम है। ख़बरें किसी ख़ास एक सीमित इलाके तक, किसी ख़ास सीमित एक एरिया तक सीमित नहीं रहती हैं। वो एक छोटा सा छोटा विवाद भी कई बार एक बड़ा रूप लेकर देश के अंदर फैल जाता है और कई बार बहुत बड़ी ख़बरें भी कोई ख़ास जगह मीडिया के अंदर, चाहे वो प्रेस का हो या और, उसमें जगह नहीं पाती हैं। अब ये जो मामला है ये इसलिए थोड़ा सा तूल पकड़ गया है क्योंकि इसमें एक प्रतिक्रियात्मक ता जो है वो नज़र आ रही है। एक समाज के कुछ लोगों के द्वारा कुछ मामला उठाया गया और उस पर दूसरे समाज के लोगों के द्वारा एक तुरंत प्रतिक्रिया हुई। मामला क्या है? कुछ मुस्लिम लड़कियां एक सरकारी विद्यालय के अंदर हिजाब पहनने की ज़िद करके प्रवेश करना चाहती थीं और जो विद्यालय ने अनुमति उसकी नहीं दी। और उसके पश्चात हुआ ये कि मामला थोड़ा सा तूल पकड़ा, तो जो वहाँ जो पढ़ने वाले हिंदू जो लड़के लड़कियां हैं उन्होंने दुपट्टा डाल के स्कूल में आना मुनासिब समझा। ये सारे प्रकरण जो है तस्वीरों के माध्यम से भी, ख़बरों के माध्यम से, टीवी पे अलग अलग ख़बरें आप देख रहे हैं, तो उन सब से ये पूरी जानकारी निश्चित रूप से आपको होगी अगर आप समाचार वगैरह रेगुलर रूप से देख रहे हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक और इसका ऐतिहासिक विवरण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ तस्वीरें यहाँ पर देख लें और उसके बाद हम इसके विषय पर थोड़ा सा आगे बात करेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि जो बात 1000 शब्दों में नहीं सिमट पाती है वो बात कई बार एक तस्वीर के माध्यम से हो जाती है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कई बार एक तस्वीर में जो कहा गया है उसको हम उसकी परिभाषा अगर उसको देने लगें तो शायद 1000 शब्द कम पड़ेंगे वो तस्वीर जो उस वक्त बोल रही होती है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको एहसास होगा कि दरअसल चल क्या रहा है। ये एक तस्वीर देखिए आप, हिजाब के अंदर कुछ महिलाएं हैं और एक पुरुष वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब वो क्या वार्तालाप है उसका तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इस पे बताऊंगा कि ये मामला किस तरह का। अफ़गानिस्तान की तस्वीरें हैं सारी की सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में वहीं की तस्वीरें उपलब्ध हैं। उसके बाद ये एक और तस्वीर है, इसमें भी एक पुरुष जो है वो एक बंदूक के साये में है सारी की सारी महिलाएं। उसके बाद एक ये तस्वीर और है जिसमें पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं बुर्के के अंदर और एक पुरुष जो है वो एक गन लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ। ये 3 तस्वीरें हैं और ये तीनों तस्वीरें जो हैं वो अफ़गानिस्तान की हैं। इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। तीनों ही तस्वीरों में एक पुरुष जो है वो हथियार लेकर या एक अलग तरह की स्थिति में खड़ा हुआ है और उससे महसूस हो रहा है कि वो जो औरतें हैं उनके ऊपर एक अलग तरह का पहरा बैठाया हुआ है ताकि वो बुर्के से बाहर न आ जाएं। उसमें से भी उसके क्योंकि ये अंदाज़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें कुछ महिलाएं जो हैं बहुत एक कनखियों से निहारने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि वो उस कैद से बाहर आना चाहती हैं। ये एक तस्वीर के माध्यम से मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। और उसके बाद कुछ और तस्वीरें यहाँ पर देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं और ये दोनों तस्वीरें भी अफ़गानिस्तान की हैं। सिलसिलेवार तरीके से दोनों को देख लीजिए और उसके बाद इनका विश्लेषण करते हैं।
ये दो तस्वीरें हैं और इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख रहे होंगे एक मतलब वो जो महिलाएं हैं उनमें से किसी ने भी बुर्का नहीं पहना है और प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं, और लगता है कि हाँ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। और ये तस्वीरें भी मैंने वहीं से उठाई हैं, अफ़गानिस्तान से। अब इन दोनों तस्वीरों से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि एक तो वो अपने पहनावे से ये मतलब प्रदर्शित करना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि भाई हम आपके इस्लामिक कानूनों को, जो शरिया कानून है, उनको नहीं मानेंगे। हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपने तरीके से हम पहनावा पहनेंगे, हम बुर्का पहने, सूट पहने, पैंट पहने, जीन्स पहने, क्या पहने वो हमारी मर्ज़ी है, नंबर एक। दूसरी चीज़, उससे इतर और जो महिलाओं के अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए भी उन्होंने अपने हाथों में जो पंपलेट्स हैं वो लिए हुए हैं, वो दिखा रही हैं कि साहब ये हमें अधिकार, मतलब जो भी होंगे उनके लिए वो लड़ रही हैं। दोनों तस्वीरों में एक चीज़ और आपने महसूस की होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थिति और स्थिति है वो सामान्य नहीं है, संघर्ष किया जा रहा है अपने अधिकारों के लिए। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये एक तस्वीर है जिसमें, ये सारी की सारी तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का 6 महीने पहले शासन आया था। ये एक तस्वीर है जिसमें कि एक परिवार जो कि मतलब सीधे तौर पे देखने से आपको इस्लामिक परिवार लगेगा, क्योंकि जो दोनों महिलाएं हैं वो महिलाएं सामान्य ड्रेस में हैं, सामान्य एक जो पारंपरिक एक यूनिफॉर्म होती है, सूट पहने हुए हैं दोनों महिलाएं। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ महिलाएं तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बुर्का नहीं पहना है और वो पलायन कर रहे हैं पूरा परिवार वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो परिवार भी वहाँ के शरिया के कानून या इस्लामिक कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और आपने देखा ही होगा किस तरह से लोग यहाँ तक कि मतलब किस बुरी स्थिति में वहाँ से निकले, किसी का बच्चा छूटा, किसी का पेरेंट्स छूट गए, और कुछ तो ऐसे थे कि बच्चों को छोड़ के भाग गए वहाँ से, मतलब अपनी जान बचाने के चक्कर में। उनको सरिया वरिया नहीं चाहिए था, वो मतलब कई सालों से सरिया ले रहे थे तबीयत से। आखिर में उन्होंने डिसीजन, जब और मतलब मोटे वाली सरिया मिली तो फिर उनको लगा कि नहीं अब यहाँ से अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो भागे वहाँ से। महिलाएं भी भागी और आदमी भी भागे, उसी का। और बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं ज़्यादा मतलब उस पर दिखाना नहीं चाहता, आप सबने देखी हैं वो, जहाँ वो जहाज़ से के पैरों से लिपट के, पहियों से लिपट के भाग रहे थे। और उन्हें ये, मूर्खों को ये पता नहीं था कि ये जो जहाज़ के पहिए हैं ये थोड़ी देर बाद अंदर चले जाएंगे, और हुआ वही, वहाँ से गिरते हुए भी आपने तस्वीरें देखी होंगी उनकी। बहरहाल कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के अंदर क्या है कि ये शायद एक विद्यालय की तस्वीर है, जहाँ पे तालिबान के शासन से पहले जो लड़कियां थीं वो बड़ी अच्छे माहौल में वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही थी, अपना एजुकेशन हर तरह की वो ले रही थी। उसके पश्चात तालिबान का शासन हुआ और उसके पश्चात ये यहाँ पर इस तरह का माहौल है कि पूरे के पूरे एक काले टेंट में सारी की सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी के साथ, एक अपनी मर्ज़ी के साथ बैठी हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा वहाँ से खबरें आई कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, जैसा कि मैंने पहले तस्वीरें दिखाई हैं, जो उस पूरे लिबास में नहीं रहना चाहती हैं, वो उस लिबास से निकलना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीना चाहती हैं। अब आखिर में एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये वाली तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में मतलब ये पूरा विश्लेषण करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर मुझे मिली। इस तस्वीर में आसपास की महिलाओं ने तो खैर वो जो भी अपना उनका लिबास है पारंपरिक है या मजबूरी का है, जैसा भी है, और मजबूरी का ही है, इसका मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। बीच में एक जो बड़ी खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है, उसके चेहरे की मासूमियत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुश नहीं है, वो उस कैद से निकलना चाहती है, वो
वो जो पूरी बंदिशें हैं उनको तोड़ना चाहती है, वो उसके चेहरे से दिख रहा है। क्योंकि अगर वो हंस रही होती, मुस्कुरा रही होती तो अंदाज़ा लगता है कि नहीं साहब वो खुश है और इस पूरे माहौल में या इस पूरे लिबास में उसने बर्दाश्त कर लिया है। क्योंकि लिबास जो है हम अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। इस लिबास का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की कोई कैद, किसी तरह की कोई बंदिश किसी व्यक्ति के ऊपर डाल दी जाए। नो। मैं यूरोप की यात्रा पर 3-4 साल पहले गया था, तो वहाँ लोग, चाहे पुरुष हों स्त्रियां हों, जो हमारे यहाँ पर आम तौर पे हम जिन कपड़ों को पहन के सोना भी मुनासिब नहीं समझते, मतलब एक तरह से जिसको कहें कच्छा बनियान, उस लिबास में महिलाएं वहाँ मार्केट के अंदर घूमती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको वो सूट करता है, वो उनकी अपनी मर्जी का लिबास है। अब उन पे कल को कोई जाके ये थोपने लगे कि नहीं साहब आपको इस तरह के एक पूरे टेंट में डाल दिया जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से ये बर्दाश्त के काबिल तो नहीं होगा। खैर, अब इस लिबास पे साहब झगड़ा हो रहा है कर्नाटक के अंदर। मैं चाहता हूं कि चलते चलते एक ये वीडियो आप ज़रूर देख लें, लगभग 31 सेकंड का। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला दरअसल है क्या। मतलब मैंने वो तस्वीरें आपको दिखाई ये दिखाने के लिए कि साहब जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर लोग किस तरह से उस कैद से निकलना चाहते हैं। अब इस देश के अंदर जहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं, आप बिल्कुल आज़ादी के साथ में रह रहे हो, अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हो, अपनी मर्ज़ी से ओढ़ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जो भी अपना मस्ती कर सकते हो, लेकिन उस देश के अंदर किस तरह से एक मतलब मज़हब का मुलम्मा चढ़ा के उसकी नुमाइश करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक शिक्षा संस्थान के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, सेक्युलर गैंग, अबार्ड वापसी गैंग, जो बीच बीच में हर मामले पर अपनी राय देते रहते हैं, किसी का कोई बयान अभी तक नहीं आया कि नहीं ये गलत है। एक शिक्षा संस्थान के अंदर इस तरह की जिद पकड़ के आना मुनासिब नहीं है, क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा। अगर शिक्षा संस्थान का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक रूल रेगुलेशन है कि भाई एक ड्रेस कोड होता है हर शिक्षा संस्थान का, उस ड्रेस कोड के आउट आप नहीं जा सकते, उसी के दायरे में रह के आपको शिक्षा ग्रहण करनी है वहाँ पे, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण करने आए हो, किसी मजहब की नुमाइश करने के लिए नहीं आए हो। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। अब इस एक वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा मतलब भाषा तो वहीं की है कर्नाटक की, लेकिन हिंदी में नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब वो जो लड़कियां हैं वो कह क्या रही हैं। तो छोटा सा करीब 30 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो को आप देखें और नीचे जो लिखा जा रहा है उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। इससे पता कहने का मतलब लबुलुबाब यही है कि वो एक तरह से ये कह रही हैं कि नहीं साहब बुर्का जो है वो हमारा हक है और हमें इसे पहनने से न रोका जाए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये मुस्लिम लड़कियों की बात हो गई। अब इसकी प्रतिक्रिया, मतलब ये विवाद हुआ क्यों। उसके बाद ये एक और 20-22 सेकंड की वीडियो है, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि जब उन्होंने मुस्लिम लड़कियों ने कहा कि सब बुर्का वो पहन के भी आ गई, तो वहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो हुआ वो भी आप देख लीजिए। जो हिंदू लड़के लड़कियाँ थे वो एक गले में भगवा दुपट्टा पहन के आ गए और उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब हमारा भी धार्मिक अधिकार है, अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आ सकती हैं तो हिंदू लड़के क्यों दुपट्टा पहन के नहीं आ सकते, भगवा दुपट्टा नहीं पहन के आ सकते। वो भी अपना मतलब आ गए। अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। खैर कोर्ट जो भी डिसीजन ले वो कोर्ट का अपना डिसीजन होता है और मुझे लगता है कि जो वहाँ पर जज बैठे हुए हैं निश्चित रूप से वो पूरी चीज़ों को देख परख के अपना निर्णय देंगे। कॉलेज में हिजाब पहनने को इजाजत दी गई तो कॉलेज में दूसरे सवाल ये है कि इस तरह का माहौल पहली बात तो देश में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस मामले पर कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी ही आगे आते और कहते कि नहीं सब ये गलत है, शिक्षा संस्थान के अंदर इस तरह की जिद पकड़ के कोई व्यक्ति आ जाए कि नहीं सब मैं तो अपना अलग एक ड्रेस कोड चलाऊंगा,
मैं शिक्षा संस्थान के ड्रेस कोड के दायरे में अपने आप को नहीं बांधूंगा, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी देश के अंदर। क्योंकि इस देश में मतलब अभी फ़िलहाल तो आगे क्या स्थिति होगी ये तो मतलब अल्लाह जानता है, लेकिन फ़िलहाल तो हिंदू बहुमत में है। और अगर वो इस तरह की ज़िद पकड़ गई, जैसे कि यहाँ कर्नाटक के बच्चों ने, इस जो भी विद्यालयों में विवाद चल रहा है वहाँ के बच्चों ने जिस तरह की ज़िद पकड़ी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बुर्के वालों को। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, सवाल ये है कि ये जो पहनावा है ये हमारे यहाँ का पहनावा है ही नहीं, ये एक अरेबिक कल्चर का पहनावा है, बुर्का वहाँ का है। अब वहाँ भी ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सदियों से या किसी वहाँ के मौसम से जुड़ा पहनावे का जो संबंध होता है, वहाँ के जो वातावरण की परिस्थितियाँ होती हैं, जो पूरा कल्चर होता है, मौसम होता है, उन सारी चीज़ों के एक कॉम्बिनेशन के साथ पहनावे का भी एक अपना स्वरूप उभर के आता है। तो ये जो बुर्के का एक कल्चर है, बुर्का का जो एक मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है, वो दरअसल ये है कि पूरे शरीर को ढक देना, मतलब कोई बाहर वाला ना देख सके, और जिस औरत को पहना गया है वो भी पूरी तरह से बाहर वाले जो मनुष्य है उस पर उसकी दृष्टि ना पड़े। दोनों का एक कनेक्शन जो आपस का नज़रों का है वो कट जाए, शरीर का है वो कट जाए, और मतलब दोनों जो है एक दूसरे की दृष्टि से बचे रहें। ये बुर्के का कॉन्सेप्ट। और ये आया कहाँ से? अगर आप इस्लामिक स्टडी करेंगे थोड़ी सी, तो उससे मतलब इस्लाम के वजूद में आने से पहले अरब के अंदर भी मूर्ति पूजा होती थी, वहाँ भी हिंदू धर्म के मानने वाले थे मक्का में। उसके बाद मोहम्मद साहब वजूद में आए, तो मोहम्मद साहब की जो पहली शादी हुई खदीजा बेगम से, वो एक कारोबारी महिलाएं थीं, और उनका आज के वर्तमान का जो मध्य एशिया है, सीरिया तक उनका व्यापार फैला हुआ था। तो मोहम्मद साहब को एज ए मुनीम, मतलब भारत में जिसको कहते हैं मुनीम, एक जो हिसाब किताब देखने वाला या व्यापार का पूरा अकाउंट या और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बकौल मुस्लिम स्कॉलर्स और बकौल जो उनकी मतलब किताबें हैं, वो कुरान हो या और जितनी भी हदीसें हैं, उनके अनुसार जो मोहम्मद साहब थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जाहिर है कि कारोबार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उस कारोबार में रहते हुए ही उनकी शादी हो गई, निकाह हो गया खदीजा के साथ। उस वक्त तक जो बुर्के वर्के का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि मतलब वहाँ तक के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि महिलाएं डोमिनेटेड होती थीं अरब के अंदर। ऐसा नहीं था, मतलब चूंकि हिंदू कल्चर था, तो हिंदू कल्चर में तो महिलाओं का एक अलग डोमिनेटिंग कैरेक्टर पहले से ही रहा है। तो वो जो है कारोबार कर रही थी खदीजा बेगम, और उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था, बढ़िया अपना पूरे परिवार की देखभाल कर रही थी, और मतलब समाज के अंदर उनका एक अच्छा खासा प्रभाव था। उसके बाद स्थितियाँ बदलती हैं। मोहम्मद साहब की जो उम्र है वो बढ़ती है, करीब मतलब 28-30 साल इनका वैवाहिक जीवन रहा, और उसके पश्चात मोहम्मद साहब की जो बेगम है खदीजा, वो इंतकाल कर जाती हैं 70 साल की लगभग उम्र, और मोहम्मद साहब की उम्र भी 51-52 साल की हो जाती है। तो खदीजा बेगम के इंतकाल के बाद कारोबार जो था वो चूँकि पति थे उनके, तो जाहिर है कि जो भी प्रॉपर्टी थी, कारोबार था, वो सब मोहम्मद साहब के हिस्से में आ गया। अब मोहम्मद साहब के हिस्से में आ गया तो एक बेटी थी, और बेटी का भी जो शादी निकाह जो भी था वो कर दिया, और उसके बाद अकेले हुए। तो अकेले होने के बाद में पहली जो दृष्टि है मोहम्मद साहब की वो पड़ी अपने दोस्त यानी अबू बकर की बेटी आयशा पर, जो मात्र 6 साल की थी उस वक्त। मोहम्मद साहब की उम्र थी 51 या 52 साल, और आयशा की उम्र थी मात्र 6 साल, और उन्होंने आयशा का हाथ अबू बकर से मांगा। अब ये पूरा का पूरा प्रकरण बहुत लंबा है, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बस इतना लब्बो लुबाब इस मामले में समझ लीजिए कि 51-52 साल की उम्र में मोहम्मद साहब ने 9 शादियां की, और ये 9 की 9 जो औरतें थीं वो मतलब जवान थीं, और कुछ तो युद्ध में जो
हुए लड़ाई झगड़े उसमें से हासिल की गई, कुछ अपने जो पारंपरिक निकाह नाम होते हैं उसके द्वारा हुई। उसके साथ 2 लौंडी भी थीं, मतलब उस टाइम की जो ग़ुलाम या दासी जिसको कहते हैं वो थी। कुल मिला के 11 महिलाओं के साथ मोहम्मद साहब के अपने संबंध थे। अब सवाल ये है लब्बो लबाब इस पूरी कहानी का कि मोहम्मद साहब की उम्र हो गई थी 54-55 साल की और 11 जवान औरतें घर में। तो मोहम्मद साहब ने एक ये मतलब वो स्थापित किया इस तरह का एक माहौल कि भाई औरत को जो है वो पर्दे में रहना चाहिए। अब उन्हें पता था कि भाई 54-55 साल की उम्र में 11 औरतों को संभालना इतना आसान तो होता नहीं। हालांकि जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनकी बड़ी बड़ी डींगे हैं हदीसों के माध्यम से और अलग अलग उसके माध्यम से कि उनमें कोई कहता है 40 मर्दों की ताकत थी, कोई कहता है 100 मर्दों की ताकत थी, कोई मतलब अजीब अजीब से तर्क हैं, कोई कहता है 4000 मर्दों की ताकत उनमें आ गई थी। बहरहाल एक तरफ एक 54-55 साल का व्यक्ति और एक तरफ घर के अंदर 11 जवान औरतें। अब स्थिति आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको मोहम्मद साहब की एक बड़ी होशियारी मानता हूं कि उन्होंने एक रास्ता निकाला और रास्ता ये था कि उन 11 औरतों के ऊपर पर्दा डाल दिया उन्होंने कि भाई अब ना तो कोई बाहर का मर्द इन औरतों को देखेगा, ना ये औरतें किसी बाहर के गैर मर्द को देखेंगी। वो कनेक्शन जो है उन्होंने वहाँ से काट दिया। बस अब आप घर के अंदर रहो, पर्दे के अंदर रहो, ना आपको कोई देखेगा ना आप किसी को देखोगे। क्योंकि जाहिर है एक 54-55 साल के व्यक्ति को थोड़ा सा इस बात का दर्द तो रहता है कि भाई कोई स्थिति ख़राब ना हो किसी तरीके की। वहाँ से ये पर्दे का पूरा कॉन्सेप्ट ईजाद हुआ और ये पूरे इस्लामिक कल्चर पर जैसे जैसे इस्लाम मतलब फैलता गया और जहाँ जहाँ चला गया वहाँ वहाँ बुर्का चलता चला गया। आज उसी बुर्के के लिए संघर्ष हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो लोग इस बुर्के के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हिजाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो उनको मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए भेज देना चाहिए अफ़गानिस्तान या सीरिया, इस तरह के जो मुल्क हैं जहाँ से औरतें अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं साहब हमें इस कैद से आज बाहर निकालो, हमें अपनी मर्ज़ी से जीने दो, हमें घुटन होती है इसमें, हमें सांस लेने दो। लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे सोसाइटी के अंदर अफ़गानिस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार रहते हैं और ये परिवार आज से नहीं है, करीब 6-7 साल पहले के आए हुए हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे और उस वक्त आए थे जब ये वहाँ पर एक संपन्न जीवन जी रहे थे, कारोबार थे इनके अच्छे खासे और यहाँ केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते थे। आधा परिवार मतलब पत्नी यहाँ है, पति वहाँ है, वो अपना कारोबार कर रहा है, अपनी ज़मीनें हैं, अपने और अन्य तरह के कारोबार थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ अपना मौज मस्ती से रहते थे। लेकिन इसी बीच ये घटना घट जाती है अगस्त में। आज 6 महीने हुए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उनमें से एक भी परिवार वापस जाने को तैयार नहीं है। पढ़ाई लिखाई उनकी बंद हो गई, मजदूरी कर रहे हैं। जो उनकी औरतें हैं वो भी बेचारी कहीं अपना जैसा भी काम है उनका जो मिला है वो भी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें से एक भी महिला को पिछले 5-6 साल के अंदर मैंने काले टेंट में नहीं देखा है। वो जिस आज़ादी को यहाँ पर महसूस कर रही हैं वो किसी भी सूरत में वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और आपने टीवी पर बहुत सारी डिबेट इस मामले में देखी होंगी कि बहुत सारी जो अफ़गानी महिलाएं हैं उनके जो बयान आते हैं वो यही कहते हैं कि हम वहाँ वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि मेरी सोसाइटी में दर्जनों परिवार अफ़गानिस्तान के रह रहे हैं। खैर, इस पूरे प्रकरण का, इस पूरी जो कहानी है उसका लब्बो लुबाब यही है कि जो आज़ादी आपको मिली है, मैं उन मुस्लिम महिलाओं से, उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, उसको जियो, उसको महसूस करो और अपने जीवन पर ये अनावश्यक बोझ लादने की कोशिश न करो, क्योंकि यही कल आपको बड़ी मुश्किल में डाल देगी। क्योंकि मुसलमानों का एक अजीब सा मतलब एटीट्यूड है कि जब तक सरिया नहीं होती है तब वो चिल्लाते हैं सरिया चाहिए, सरिया चाहिए। और जैसे ही सरिया डाली जाती है
बस वहाँ से फिर वो भागना शुरू कर दें, नहीं कैसे अब शरिया नहीं चाहिए हमें। चाहे वो सीरिया ले लो, यमन ले लो, अफ़गानिस्तान ले लो, इराक ले लो, पूरी दुनिया में पलायन कर करके ये लोग भाग रहे हैं। कोई पूछने को इनको कोई मतलब एक व्यक्ति को अंदर लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो वहाँ रहने को भी तैयार नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वहाँ जाने वाले लोग, वहाँ 2-4 दिन रहने वाले लोग वो बताते हैं कि साहब नर्क शायद उससे, जो जिसको हम जहन्नुम कहते हैं इस्लामिक भाषा में, वो शायद बेहतर होगा इन देशों से। और वो परिणाम है केवल शरिया का, इस्लामिक कानूनों का, इस्लामिक कल्चर का। तो मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूँ अपनी सभी मुस्लिम बहनों से कि भाई आप जो है इस तरह की ज़िद छोड़ें और अपने जीवन को खुशी सुखी बनाने की कोशिश करें। इस जो भारतीय संविधान के अंदर जो देश में कानून, जो व्यवस्था पूरी की पूरी स्थापित की गई है, उसी व्यवस्था के अंदर अपने जीवन को जिएं सभी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी की भी ज़िद अच्छी नहीं है, ताकि जो हमारा देश है वो खुशहाल रहे और इस तरह के वाद विवाद देश के अंदर ना हो। चलिए, इससे पहले कि आप वीडियो को यहाँ से छोड़ें, निकलें, मेरा निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया लाइक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और एक विशेष निवेदन ये करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और विषयों पर जो हमारे वीडियो डेली आते हैं उन पर भी आप मतलब वो वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें और उन पर भी हमारी जो आपकी राय है वो हम तक पहुंचती रहे। चलिए, कल तक के लिए विदा। जय सनातन, जय भारत।